हाय एवरीवन। तो आज हम लोग मेंस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2025 शिफ्ट वन। ठीक है। आप आपको पता ही है पेपर में 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। सो 25 क्वेश्चन डिस्कस करना है, बट इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा पर्पस कुछ और है। मैं चाहता हूं कि इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन मिले, है ना। अभी वो कैसे होएगा कि जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन तो हमको डिस्कस करना ही है, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, हम उनको भी कवर अप करेंगे, ताकि और भी पॉसिबिलिटी उस क्वेश्चन से अगर बनने वाले होंगी तो वो भी आपकी कवर अप होती जाएंगी। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन से ज़्यादा नॉलेज ले रहे होगे। आपके दिमाग में ये भी पॉसिबिलिटी जनरेट होगी कि यार और कौन कौन से प्रॉब्लम बन सकते थे, है ना। सो आप एक टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो। नाउ यू आर थिंकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्रिएशन ऑल्सो, और आप सीखोगे भी, है ना। सो हाँ, ये चीज़ है कि सीखने के लिए यू नीड अ प्रैक्टिस। तो जस्ट सिर्फ सोचना नहीं है ना। अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, है ना। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दैट मोर ऑल्सो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसमें क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है। इसमें बोल रहा है नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। इसका मतलब ये क्वेश्चन पहले तो किस चैप्टर से है? पहला पॉइंट, ये चैप्टर रिलेशन से है। तो इसका मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन आप निकालते कैसे, है ना। मैथमेटिकली रिलेशन निकालते कैसे। फिर इस रिलेशन में आपसे पूछा क्या है, इस चैप्टर में आपसे पूछा है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है आपसे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में अपन को दो चीजें डिस्कस करना है। पहली चीज, व्हाट इज इट, और इसमें जो आपको कैलकुलेशन है दैट इज नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे, ठीक है। ये दो चीजें आपको इसमें देखना है, ठीक है। सो पहले तो अपन देख लेते हैं कि भाई रिलेशन क्या होता है। तो कोई भी चीज रिलेशन सेट करने के लिए, है ना, मेरे पास में दो सेट होना चाहिए, है ना। ए है, लेट से, और ऐसे ही एक और सेट है बी, है ना। ए में लेट से मेरे पास में तीन एलिमेंट है, ओके। वैसे ही बी में मेरे पास में लेट से चार है, ठीक है, चार रख, है ना। सो रिलेशन मतलब ये होता है कि मैं इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट को, ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट को कनेक्ट कर पा रहा हूं या नहीं, और कनेक्ट कर पा रहा हूं तो कितनी पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है ना। सो जैसे मैं वन से इसमें से किस किस को कनेक्ट कर सकता हूं, तो ये कितना हो जाए, ये क्या हो जाएगा, वन से मैं ए को कनेक्ट कर सकता हूं, वन से मैं बी को कनेक्ट कर सकता हूं, वन से मैं सी को कनेक्ट कर सकता हूँ, वन से मैं डी को कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास वन के लिए चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, है ना। तो वैसे ही टू के लिए देखूंगा, चार ऑप्शन। वैसे ही टू के लिए देखूंगा तो भी कितने होंगे, चार ऑप्शन। ये वन के लिए था, ऐसे ही टू के लिए देखूंगा तो भी कितने आएंगे, चार ऑप्शन। वैसे ही थ्री के लिए देखूंगा तो कितने ऑप्शन आएंगे, चार, है ना। तो आप टोटल देखोगे जब, तो चार चार चार, टोटल कितने हैं, 12। ये जो 12 पेयर्स आए हैं, इन पेयर्स को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स, है ना। कहने का मतलब मैं एक ए क्रॉस बी सेट करता हूं जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके अंदर जो ये टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं ये क्या होंगे, मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ पा रहे हैं, दैट इज 12। या फिर मैं बोल सकता हूं
ए के एलिमेंट्स इंटू बी के एलिमेंट्स, दैट इज 12। तो ये क्या है मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स में से मेरे को टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बता। तो रिलेशन क्या होता है भाई? रिलेशन जिसमें कि इनमें से कितने भी सेट आपके आ सकते है ना, कितने भी पेयर्स आ सकते, सॉरी, है ना। तो जैसे 1, A है, ये अपने आप में एक रिलेशन है, ठीक है। 1, B है, ये भी अपने आप में एक रिलेशन है। 1, A एंड 1, B ये दोनों भी अगर एक सेट में आ रहे तो ये भी अपने आप में क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है ना। सो इस तरीके से है कि मेरे को अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसको भी देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। सो इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है 2m/n। ये इसका मतलब m किसके एलिमेंट है, ए के, और n किसके एलिमेंट है, बी के। लेकिन ये आया कैसे वो भी देख लो। सो ये इस तरीके से है कि मेरे पास में पूरे 12 पेयर मैंने मान लो ऐसे लिख लिए, 1B 1C, है ना। अपन पूरा डिटेल में देखेंगे ताकि आपका पूरा रिवीजन हो रहा हो, कुछ छूटेगा नहीं। 1A 1B 1C, फिर लास्ट में लेट से क्या होगा, 3 है तो 3C एंड 3D, ये ऐसा कुछ आ रहा है ना। अब देखिए मेरे रिलेशन में इस आने के लिए इसके पास कितने ऑप्शन है, या तो ये आ सकता है या तो ये नहीं आ सकता है। सेम इसके पास भी कितने ऑप्शन है, या तो ये आ सकता है या तो ये नहीं आ सकता है ना। इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है। तो ऐसे टोटल करके कितने दो दो ऑप्शन है, दैट इज 2, कितने 12 है, तो 2 की पावर 12, ठीक है। तो देखिए इसमें पीएनसी भी लग रही है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। सो 2 की पावर 12 जो होंगे ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है जो कि ए से बी में सेट हो सकते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना रिलेशन निकालने का तरीका। और रिलेशन क्या होता है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। और अपन को चेक करना है व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये क्या है, एक सेकंड। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट चीज मेरे को जो चेक करना है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में मेरा रिलेशन 3 स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए, है ना। जो 3 में पहला होता है दैट इज उसको रिफ्लेक्सिव नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, उसको सिमेट्रिक नेचर भी फॉलो करना चाहिए। और थर्ड वन इज व्हाट, ये आपको सब पता होंगी ये चीजें। अगर आप रिवीजन वाले फेस में हो तो ऑब्वियसली ये चीजें तो आपको पता ही होंगी। फिर भी यहाँ पर एक बात देख लेते हैं कि हर एक चीज क्या है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, नाम से ही बता रही है। रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन, मतलब कि आपके सेट में अगर यहाँ पे लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, आपके सेट में ए में अगर कोई एक एलिमेंट है ए, तो उसका रिफ्लेक्शन भी मेरे रिलेशन में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, है ना। तो अगर ए है तो A, मेरा जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, मेरे रिलेशन, ठीक है। तो अब ए में कितने एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट है उन उतने तो मेरे पास में ऐसे पेयर होने चाहिए, दैट इज A, टाइप, है ना। जैसे कि लेट्स से ए में मेरे पास में 3 एलिमेंट्स और मैं इसका रिलेशन इसी के साथ चाह रहा हूं, तो 1 का 1 के साथ पेयर होना चाहिए, है ना। तो आर में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट
वन का वन के साथ होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। फिर अगर टू चुन रहा हूं तो टू के साथ में टू होना चाहिए और थ्री के साथ में थ्री होना चाहिए, है ना। मतलब कि एलिमेंट का रिलेशन उसके खुद के साथ तो जरूर होना ही चाहिए। अब क्या बस यही तीन होंगे, ये आपका पहला डाउट है ना। क्या सिर्फ यही तीन होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर मैं कोई और भी लिख देता हूं, लेट से वन का टू के साथ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये तीन तो जरूर होना चाहिए, है ना। बाकी अलाउड हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वन टू भी रख सकते हो आप, टू वन भी रख सकते हो आप, थ्री वन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये तीन जरूर होना चाहिए। ये होता है रिफ्लेक्सिव का नेचर, है ना। मतलब आप किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब बोलोगे जब ए के एलिमेंट्स खुद के साथ एक पेयरिंग जरूर बना रहे, है ना, कम से कम इतना जरूर है, ठीक है। अब यही चीज एक और कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है? तो आइडेंटिटी जो होता है इट इज एन स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्सिव। इसी के अंदर एक और चीज आती है, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। सो आइडेंटिटी रिलेशन इज व्हाट, दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। क्या कि अगर मैं कोई नंबर चुन रहा हूं, है ना, वन चुना हुआ है या टू चुना चुना हुआ है या थ्री चुना हुआ है, तीनों का पेयरिंग खुद से जरूर होना चाहिए। दोनों में अंतर यह है कि आइडेंटिटी में उन तीनों के पेयरिंग के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ तीन ही पेयर होंगे और कुछ नहीं चलेगा। दैट मीन्स इट इज एन स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्सिव, है ना। लेकिन रिफ्लेक्सिव इन तीनों के साथ में बाकी चीजों को अलाउड कर देता है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ईच आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर आइडेंटिटी रिलेशन, नो, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में अगर आपने कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दिया तो आइडेंटिटी नहीं होगा। तो होपफुली आपको रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। यह है रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सेकेंड थॉट आता है, आई मीन सेकेंड डेफिनेशन आती है, दैट इज व्हाट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है वो भी एक बार देख लो बहुत फटाफट। सिमेट्रिक के लिए ऐसा है कि अगर मेरे रिलेशन में ए कॉमा बी है तो डेफिनेटली बी कॉमा ए जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। अब सारों के लिए ही होना चाहिए नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अपन को ध्यान रखना है कि ए कॉमा बी है तो, इफ ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, ये ध्यान रखना है सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। अब अगर ए कॉमा बी ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम ट्रांजिटिव के साथ में भी, ट्रांजिटिव, ओके। ट्रांजिटिव में क्या होता है, रिलेशन में अगर ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी, मतलब ए के साथ में बी पेयरिंग कर रहा है और बी के साथ में सी कर रहा है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जरूरी नहीं है। मतलब सिर्फ ए कॉमा बी है ना, बी कॉमा सी नहीं है, तो मैं बाय डिफॉल्ट मान लूंगा कि वो ट्रांजिटिव है, या फिर उसमें ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बाय डिफॉल्ट उसको ट्रांजिटिव के केस में रखूंगा। ये है थॉट। सो ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा ट्विस्ट इन नेचर है ना। जनरली हमको लगता है कि सिर्फ ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी अगर है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। अगर बी कॉमा सी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट में उसको
ट्रांजिटिव के केस में रखता हूं, है ना। तो इसका मतलब अगर सेट में मेरे रिलेशन में कोई भी नहीं है, फाइव ही है, तो फाइव भी अपने आप में एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। होपफुली ये चीज समझ में आई हो आपको, है ना, ट्रांजिटिव के बारे में। तो जब तीनों चीजें एक साथ फॉलो करती हैं तो मेरा इक्विवेलेंट सेट बनता है। ठीक है, अब देखते हैं मेरे प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या बोलना चाह रहा है। इतना पता होने के बाद में अब जब आप प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल एक ही बार में सही तरीके से क्लियर होगा कि इसको करने का प्रोसीजर क्या है। और फिर आप इससे ये भी सोच पाओगे कि अलग अलग क्वेश्चन और क्या बन सकते थे, है ना। हाँ, तो अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में अपन को इक्विवेलेंस रिलेशन सेट करना है, जिसमें उसने अपना सेट क्या दे रखा है, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम दे रखे हैं, इसलिए अपन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी भी नहीं, है ना। अब इक्विवेलेंस रिलेशन सेट करने के लिए पहले तो अपन को देखना पड़ेगा कि अपने कितने वो बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं। तो जो पॉसिबल पेयर्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ये तीन, ये फिर 1 2 2 1, वैसे ही 2 1, सॉरी 1 2, यहाँ पे 1 3 लिख लो तो वो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। 2 1 और 2 3, वैसे ही 3 3 है तो 3 1 3 2, ये 9 पेयर्स हैं। यही पेयर्स मिला के मेरे को, यही पेयर्स को चुनने के तरीके मेरे को बताते हैं रिलेशंस, और इन्हीं में ही कुछ स्पेशल कंडीशंस डाली हैं, उसे कारण बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना। तो अब देखो, मेरे को ये तो पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन सेट भाई टोटल रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, 2 की पावर 9। और ये 2 की पावर 9 कैसे आया था कि मेरे हर पेयर के पास में ऑप्शन थे कि वो आ सकता है नहीं आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता है। तो ऐसे 9 पेयर्स हैं और हर किसी के पास दो ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 9 आ रहा। इतना क्लियर है। अब जब मैं इक्विवेलेंस रिलेशन देख रहा हूं तो इसमें एक खास बात है, इन तीन के पास इन तीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको आना ही पड़ेगा, इनको आना ही पड़ेगा, तभी रिफ्लेक्सिव होएगा। इसका पहला जो की कंडीशन है इक्विवेलेंस का, वो सेटिस्फाई करने के लिए इन तीनों को तो आना ही पड़ेगा, तो इनके पास ऑप्शन नहीं है ना। फिर इसके बाद में अगर मैं 1 2 को ले रहा हूं तो 1 2 के पास में अगर चॉइस है ना कि ये आ सकता है नहीं आ सकता है, लेकिन अगर 1 2 आ गया तो 2 1 के पास ऑप्शन नहीं है। समझ में आया। तो मैं 1 2 को अगर ऑप्शन दे रहा हूं, है ना, कि 1 2 के पास में दो ऑप्शन है, लेट्स से कि ये आ सकता है नहीं आ सकता है, तो 2 1 के पास में कोई ऑप्शन नहीं होंगे, है ना। इन दोनों में से किसी एक को भी पिक कर लो। अगर 1 2 आ गया तो 2 1 को आना ही पड़ेगा, और 1 2 नहीं आया तो 2 1 को नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 नहीं आया और 2 1 आ गया तो फिर 1 2 की रिक्वायरमेंट आ रही होगी फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। इसीलिए तो अपन ने 1 2 को बस ऑप्शन दिया है ना, है ना। तो या तो आप 2 1 को दे लो कि 2 1 के पास ऑप्शन है, तो फिर 1 2 के पास ऑप्शन नहीं है ना। वैसे ही ये 1 2 है तो वैसे ही 1 3 होएगा। 1 3 के पास भी दो ऑप्शन है, लेकिन 1 3 आ गया तो 3 1 को आना ही पड़ेगा। 1 3 नहीं आया तो 3 1 नहीं आएगा। तो ऐसे ही 1 3 के पास ऑप्शन, सेम ऐसे ही 2 3 के साथ में। तो 2 3 के पास भी ऑप्शन है दो, या तो आ गया या तो नहीं आया। आ गया तो 3 2 को आना ही पड़ेगा, नहीं आया तो 3 2 को नहीं आना पड़ेगा। तो टोटल ऐसे कितने बन रहे हैं, 8। अब एक एक करके देख लेते हैं। इस 8 में से कुछ ऐसे हैं जो अभी मैंने सिमेट्रिक की बात कर ली है, रिफ्लेक्सिव की बात ऊपर हो गई है,
ट्रांजिटिव में कोई ना कोई जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसके लिए भी अपन चेक लगा लेते हैं, है ना। एक एक करके कर रहे हैं, तो एक बार में समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत तेजी से होगा, है ना। मैं जितनी आराम से करा रहा हूँ ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप में से जो चैप्टर का अगर जिसके पास में एक क्रिस्प नहीं है ना, एक आपके पास में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो आ जाए बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो इससे टोटल 8 बन रहे हैं, है ना। अब देखो, इनमें से 8 में से एक ऐसा केस होगा, है ना। एक सेकेंड, यहां पे लिखो फ्रेश ऐसा, ये है 8, ये 8 में से एक केस ऐसा होएगा, एक केस ऐसा होएगा जिसमें कि 1 2 1 3 और ये 2 3 तीनों नहीं आ रहे होंगे। अगर ये तीनों नहीं आएंगे तो बचे हुए 3 भी नहीं आएंगे। तो वो केस में अपना कौन सा आ रहा होगा, ये 6 के 6 नहीं आ रहे होंगे। इसका मतलब कि ये 6 नहीं आएंगे, तो कौन सा आ रहा होगा, सिर्फ ये वाला। हाँ, तो चल जाएगा, ये मेरा इक्विवेलेंस है ही सही, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक केस ये होगा। नेक्स्ट वाला, एक केस ये होएगा, बाकी के ऐसे केस होंगे, 3 केस होंगे, जिसमें एक में 1 2 आ रहा होगा, एक में 1 3 आ रहा होगा, और एक में 2 3 आ रहा होगा, है ना। सो एक में ये सेकंड केस है, दैट इज जिसमें 1 2 आ रहा होगा, एक होगा थर्ड केस जिसमें 1 3 आ रहा होगा, और एक ऐसा होगा फोर्थ केस जिसमें कि 1 सॉरी 2 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला केस भी मेरे को चाहिए, इसके साथ में करस्पॉन्डिंग ये तो आएगा ही सही, 1 1 2 2 3 3 ये तो आएगा ही सही, साथ में ये भी आ रहे होंगे, ये आ रहे होंगे, तो इसके साथ में 2 1 को आना ही पड़ेगा, सेम इसके साथ में 3 1 को आना ही पड़ेगा, इसके साथ में 3 2 को आना ही पड़ेगा। तो ये तो मेरे इक्वलेंस को फॉलो कर ही रहे। अब ऐसे कुछ और केस भी होंगे जिसमें एक बार में 2 आ रहे होंगे, लाइक 1 2 आ गया, तो साथ में कौन आ रहा होगा, 1 3 भी आ रहा होगा, ऐसा 1 2 और 1 3 दोनों ही आ रहे होंगे। अब 1 2 आ रहा होगा तो उसके साथ में 2 1 भी आएगा, और 1 3 आएगा तो ये 3 1 भी आएगा। देखो, इसके साथ दिक्कत है, ये सिमेट्रिक दे रहा है पर ये ट्रांजिटिव नहीं दे रहा है। देखिए ऐसा क्यों, मैंने क्या देखा, कि मैंने देखा कि मेरा 1 3 है ना, 1 3 है, और इसके साथ में कौन सा है, 1 3 है, एक सेकंड, 1 3 नहीं, ये देख लो 3 1 है, 1 3 नहीं 3 1, सॉरी। 3 1 है, फिर 1 2 है, तो 3 1 के साथ में 1 2 है, तो 3 2 नहीं है, 3 2 कहाँ है, 3 2 नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो ये टोटल 8 में ऐसे 3 केस हैं जो कि मेरे ट्रांजिटिव शो नहीं कर रहे, है ना। एक में क्या आ जाएगा भाई, एक कौन सा होगा, एक केस होगा 1 2 के साथ में 1 3 है, ये वाला केस। एक में 1 2 के साथ में 2 3 है, ये वाला केस। और एक में 1 3 के साथ में 2 3 है, ये वाला केस। ये 3 ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव नेचर नहीं दे रहे, है ना। तो ट्रांजिटिव के कारण टोटल 8 में से 3 केस आप हटा दो, 3 केस आप हटा दोगे तो 8 में से 3 जाएंगे, तो ये कितने आ जाएंगे, टोटल 5 केसेस, ठीक है। अब देखने में ऐसा लग रहा है
कि यार सर रिलेशन में से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया क्या? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। दिक्कत ये है कि मे बी शायद आपका पीएनसी स्ट्रांग नहीं है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप एकदम से नहीं बना पाओगे। इक्वलेंस के सेट के कैसे होंगे, है ना? आपको उसको पीएनसी से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो पीएनसी की हेल्प से फॉर्मूला बना सकते हो। तो उसके लिए रिलेशन के लिए आपको चुनते आना चाहिए पेयर्स को, कि किस तरीके से चुनना है। ये दो दो वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इसको चुन सकता हूँ, इसको नहीं चुन सकता हूँ, ये वाला आना चाहिए। फिर कॉम्बिनेशन से आना चाहिए, है ना, कि मैं इन आठों में से कौन कौन से, सॉरी, इन छयों में से कितनों को एक बार में चुन सकता हूँ। तो अगर वो सब आते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी। तो होपफुली समझ में आया हो। अब अगर ये थॉट अगर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल क्लियर है तो क्वेश्चन इतना टाइम टेकिंग नहीं है। आपको बस ये सोचना है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो, कि ये तीन जरूर आएंगे। अब बाकी जो बचेगा वो दारोमदार बचे हुए पे है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक के लिए काम करेगा, दो के लिए काम नहीं करेगा, है ना। तो एक के लिए आप देख लो, एक के लिए कितने पेयर्स बन रहे हैं। एक एक बार आपने चुन लिए तो बाकी के पास ऑप्शन नहीं होंगे, वो सारे आ जाएंगे, है ना। फिर दो दो में आप करोगे तो दो दो एक बार में दो चुनाएंगे तो नहीं होगा। एक बार में अगर तीन चुनाएंगे तो कौन से होंगे और कौन सा नहीं होएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि तीन के लिए कौन आ रहा है? ट्रांसिटिव। समझ में आई ना बात? इसीलिए, है ना। तो ट्रांजिटिव वाला जो है वो तीन में चुनने के लिए आपको एक हर्डल देता है ना। सेम वो दो के लिए तो मना ही कर देता है कि आप दो चुन रहे हो तो बहुत अच्छे चांसेस है कि तीसरा वाला आपके उसमें क्रिएट हो ही नहीं रहा हो, एटलीस्ट एक तो हो ही नहीं रहा हो। इसलिए वो ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी मिस हो जाएगी उनके लिए जब आप दो चुन रहे हो एक बार, ठीक है। सो होपफुली ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से देखिए, आपको टाइम जरूर लगे पर अपना जो डिस्कशन करने का पर्पस है वो यही है कि ऐसा नहीं है कि मैं बस फटाफट आपको बता के खत्म कर दूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ एंड दैट्स इट। नहीं, उससे आपकी पूरी प्रिपरेशन कवर अप नहीं होगी। बेटर है आप उस चैप्टर से रिलेटेड आप बाकी कंसेप्ट भी एक एक बार सीख लो, ताकि क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनने की पॉसिबिलिटी नेक्स्ट ईयर जो हो सकती है वो भी आपकी कवर अप हो जाए। और आपका पोस्ट रिवीजन, एक तो प्री रिवीजन होता है। प्री रिवीजन मतलब आपके जो नोट्स बने हैं आप सिर्फ उनको ही पढ़ रहे हो साल भर से, मेरे हिसाब से वो कोई काम का नहीं होता, है ना। आप एक ही चीज बार बार पढ़ते जा रहे हो तो आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही। आई मीन आप ग्रो नहीं कर रहे हो। आप ग्रो तभी करोगे ना जब आप उस रिवीजन वाले नोट्स पे काम करोगे, उसके हर कीवर्ड पे काम करोगे, तभी आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से ही बन रहा है ना। लाइक मनी हाइस्ट, मनी हाइस्ट जो वेब सीरीज आपने देखी होगी, कि जो प्रोफेसर रहता है वो पूरी पॉसिबिलिटी चेक करता है कि क्या क्या पॉसिबल है। तो वैसे अपन हर क्वेश्चन में कीवर्ड्स की हेल्प से अपन पता करेंगे कि और कौन से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं और कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है ना। जिससे कि क्वेश्चन क्रिएशन को डायरेक्शन मिल सकती है इसी क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है ना। सो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। लेकिन प्लीज इसको सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, आपको इस पर प्रैक्टिस तो जरूर करना पड़ेगी। अदरवाइज कोई काम का नहीं है, मत देखो आप है ना, कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये? एक फंक्शन है और वो ट्वाइस डिफरेंशियबल है। ओके, ट्वाइस डिफरेंशियबल, ठीक है। ट्वाइस डिफरेंशियबल इसलिए है क्योंकि उसने एक कंडीशन यूज की हुई है, एफ डबल डैश एक्स, ठीक, इसीलिए सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। मतलब मेरे पास में एक कीवर्ड है दैट इज फंक्शनल इक्वेशन। तो पहली चीज तो अपन लिख लेते हैं
फंक्शनल इक्वेशन, मतलब कि फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और फंक्शनल इक्वेशन के टाइप्स और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ताकि इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में और कौन सा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है वो सारी पॉसिबिलिटी भी आपकी कवर अप हो रही हो। ठीक है ना। ऑब्वियसली क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा, पर क्वेश्चन का लॉजिक रिपीट हो सकता है ना। सो आपको फंक्शनल इक्वेशन चेंज कर दे पर वो क्वेश्चन इस तरीके से ही कुछ पूछ लेगा। इसके बाद में उसने दिया हुआ है एफ डैश जीरो की वैल्यू, तो मतलब मैं फंक्शन को पता करने के बाद में फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा और इस जगह पे जीरो पुट करूंगा, तो मेरे को एक कांस्टेंट मिलने वाला है दैट इज 4a, जिसमें ए भी शायद मेरे को पता करना पड़ सकता है। और उसके बाद में एक कंडीशन उसने दी हुई है ये, इसमें ए को बोला है ग्रेटर देन जीरो, दैट इज मेरा ए क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है पर बहुत इजी इंफॉर्मेशन है सब कुछ। उसके बाद में एरिया पूछ रहा है जिसमें जो मेरा y है या जो मेरा फंक्शन आने वाला है वो एफ ऑफ ई एक्स से ज़ीरो के बीच में आ रहा होगा, और ऐसी किस वैल्यू के लिए, 0 से 2 तक, है ना। मतलब एरिया पूछ रहा है जैसे मेरे को एफ ऑफ ई एक्स को इंटीग्रेट करना है विद इन अ लिमिट 0 से 2, ऐसा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे को पता करना है फंक्शन, कि भाई फंक्शन है क्या इस प्रॉब्लम के लिए। फिर एफ ऑफ एक्स एक बार पता लग गया तो मेरे को यूज करना है एफ ऑफ ई एक्स को, और एफ ऑफ ए एक्स को मेरे को इंटीग्रेट करना है 0 से 2, ये लिमिट। इसके बाद जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होएगा। ठीक है। अब फंक्शनल इक्वेशन में ये देखो, फंक्शनल इक्वेशन निकालने के तरीके होते क्या क्या है, एक सेकेंड। तो फंक्शनल इक्वेशन निकालने के तरीके क्या होते हैं, पहला होता है कि आप सिंपल हिट एंड ट्रायल से जाओ, है ना। दूसरी चीज होती है कि मेरे को अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद हैं तो उतने में भी काम बन जाता है। फिर अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, हिट एंड ट्रायल से जाके देखने पे भी नहीं हो रहा है, तो अपन फिर डिफरेंशियल आई मीन डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं और फिर फिगर आउट करते हैं। आप डिफरेंशिएशन की भी हेल्प ले सकते हो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम को देख के फंक्शनल इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी है, अगर आप लॉजिक समझ पा रहे हो तो। देखो, अरे इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही बताया था। आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। मतलब ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक क्रिएट कर रहा है जो अपन बचपन में ही पढ़ते थे कि ए की पावर एम प्लस एन होता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। अब देखो ए तो कांस्टेंट है, एम और एन के टर्म्स में फंक्शन बन रहा है, तो दोनों वेरिएबल्स का सम इक्वल टू इंडिविजुअल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर लिखा है। तो मैं मान सकता हूँ ना कि ये फंक्शन क्या आ रहा होगा इसमें, ये समथिंग आ रहा होगा कुछ ए की पावर एक्स टाइप। ठीक है। इसमें एक्स के साथ अभी मैंने 1 लिखा है, एक सेकेंड, अभी मैंने 1 लिखा है पर एक्चुअल में ये 1 नहीं है ना। एक्चुअल में ये 4 समथिंग या कुछ अलग वैल्यूज दे रहा है, तो मेरे को 1 नहीं मानना चाहिए, इसकी जगह पे कुछ लिख लेना, के या वॉट एवर एनीथिंग। अब ए ही लूँ क्या, ए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूज किया हुआ है, तो अपन ए ना यूज करके बी यूज कर लेते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा फंक्शन बी की पावर के एक्स है। ठीक है। अब देखो, आप में से कई लोग ये भी सोच सकते थे कि सर ऑप्शन में ई की पावर में है, तो मैं सर ई की पावर डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेता। मेरा आंसर होगा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको ई की पावर ही लेना चाहिए। ये एक स्पेशल केस था भले ही, लेकिन अगर मेरा दिमाग लॉजिकली अच्छा चल रहा है ना, आई मीन कैलकुलेटिव गैस करूं,
तो मेरे को ये चीज क्लिक करना चाहिए कि ये बी की जो पावर ले रहा हूँ ना, ये एक्चुअली बी ई में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा दिमाग चलना चाहिए, और आपका ऐसा दिमाग चल रहा है तो इट्स गुड, ठीक है। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको इसको बी की पावर की एक्स के फॉर्म में भी करके बताऊं, ताकि अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर एस ई की पावर एक्स लेना ही आई मीन गलत तो नहीं होगा, तो ये बताने के लिए कि गलत नहीं होगा। देखना वो रिड्यूस हो जाएगा, वापस कन्वर्ट भी हो जाएगा। कैसे होगा वो बता देता हूँ। एफ एक्स मैंने ये लिया है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। होपफुली पहले तो ये समझ में आ गया हो कि बी की पावर की एक्स फंक्शन बन रहा है। इसके बाद में अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा के इंटू बी की पावर की एक्स इंटू लॉग बी बेस, है ना। सो द थिंग इज, जिन भी बच्चों को डाउट आएगा वो सिर्फ इस फैक्टर के कारण आ रहा हूं कि सर अगर मैं ई ले रहा होता तो ये फैक्टर नहीं आता, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता। लेकिन अभी ये फैक्टर आ रहा है और ये फैक्टर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये सब कैसे आ रहा होगा, जा रहा होगा, कैसे क्या होगा। तो मेरा इन जनरल तो यही सजेशन होगा कि आपको करके देख लेना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना, रादर देन ओनली थिंकिंग पार्ट, है ना। वो जानना और जीना होता है। आपको सिर्फ नॉलेज है और आप उसको जी नहीं रहे हो, है ना। नोइंग एंड लिविंग, आपको पता है पर आप उसको जी नहीं रहे हो, देन कोई मतलब नहीं है ऑफ द पार्ट नोइंग, जानने वाले पार्ट। सो आपको चीज़ों को जानना और उसको जीना, जो आप देख रहे हो उसको आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें अगली चीज़ क्या बोली है उसने, एफ डैश जीरो दिया हुआ है, तो एफ डैश जीरो, अरे वाइट वाला लेना चाहिए था। एफ डैश जीरो इज वॉट के, ये तो वन हो गया है, ये आ गया है लॉग बी बेस ई। अब चाहूँ तो इस के को यहाँ पावर में ले सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग बी बेस ई पावर में के। एफ डैश जीरो दिया हुआ है 4a, सो ये इक्वल में आ जाएगा लॉग बी बेस ई और ये के। अब अगर ये लॉग हटाना चाह रहा हूँ, 4a को इस तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, लॉग बी की पावर के बेस ई इक्वल टू 4a। अब जब लॉग हटाना होता है तो मेरा लॉग हटाने का तरीका ऐसा होता है कि जो बेस होता है उसकी पावर में ये चीज को लिख लूं तो ये लॉग हट जाएगा, तो आ जाएगा बी की पावर के इक्वल टू ई की पावर 4a, ऐसा कुछ, है ना। अब देखो आ गया ना, बी की पावर के रिड्यूस टू ई की पावर 4a। और मेरा जो मैंने एज्यूम किया था फंक्शन, वो क्या एज्यूम किया था, बी की पावर के एक्स। इस बी की पावर की एक्स को मैं बी की पावर के इंटू एक्स ऐसा भी लिख सकता हूं, ये एक्स है। और बी की पावर के को मैं लिख लेता हूं ई की पावर 4a, और इसमें एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली ई की पावर 4ax, ये बन रहा है मेरा फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल में रिड्यूस हो गया, तो ये फंक्शन आया ई की पावर 4ax। फंक्शन तो आ गया, लेकिन उस वो आ रहा है ए के टर्म्स में, और ए तो निकालना पड़ेगा। अब ए निकालने के लिए देखो उसने एक और कंडीशन दी हुई है, वो ये रही। तो इसकी हेल्प से अपन ए निकाल दें। इसमें ए के ऊपर भी उसने एक और कंडीशन अपन को दे रखी है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ए निकाल लिया तो यहाँ ए का यूज कर लेंगे, और फिर एरिया कैलकुलेशन बहुत ही इजी पार्ट है ना। सो अपन ए निकालते हैं। अब ए निकालने के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, एफ डबल डैश एक्स माइनस 3a टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन ये था,
तो यहाँ पे लिख लेता हूँ e की पावर 4ax। नेक्स्ट चीज, ये कितना है 3a, ये तो माइनस साइन। अब एफ डैश एक्स मतलब कि e की पावर 4ax को डिफरेंशिएट करना है, तो 4a आगे आ जाएगा और e की पावर 4ax मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे दो बार बोला है, मतलब इस वाली चीज को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो 4a एक और बार आगे आएगा और ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा e की पावर 4ax। ठीक है, ये बन रही है प्रॉपर इक्वेशन टू फाइंड a। इस पूरे में से e की पावर 4ax कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है 4a का होल स्क्वायर, दैट इज 16a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 1। ये a स्क्वायर है, सॉरी 3a इंटू 4a इज वॉट 12a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर में से 12a स्क्वायर घटाओ तो ये आ रहा है 4a स्क्वायर माइनस 1। अब e की पावर 4ax बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि वो a फाइंड करने में ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, उसके अंदर वाला एक्सप्रेशन से a की वैल्यू ज़्यादा इजीली मिल भी रही है ना। 4a स्क्वायर माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो a की दो वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 1/2 और -1/2। ठीक है, अपन को सिर्फ ए उसने पॉजिटिव लेने के लिए बोला है, देख सकते हो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो -1/2 तो गया, इसका मतलब कि ए आ गया है मेरा 1/2। अब मेरा फंक्शन क्या था e की पावर 4ax। ठीक है, तो ये कितना हो गया, a अगर 1/2 रखा तो ये बन गया e की पावर 2x। ठीक है, अब मेरे को e की f ऑफ x नहीं चाहिए, मेरे को f ऑफ ax चाहिए। इसका मतलब e की पावर 2ax को यूज करना है ना। सो a वापस 1/2 रखूंगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा e की पावर x। कुल मिला के अब देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम बन गया ये। मेरे को f ऑफ ax को इंटीग्रेट करना था 0 से 2 लिमिट पे, जो कि बता रहा है e की पावर x का इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट पे, और ये कितना आ जाएगा e की पावर x लिमिट 0 से 2 रख दो तो e स्क्वायर माइनस 0 रख दो तो e की पावर 0 दैट इज 1। ई स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा आंसर, क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में है पहला ही ऑप्शन है। ओके, सो ये क्वेश्चन अच्छा था, डुएबल था। कई बार बस देख के अपन को एक हिचकिचाहट आती है कि यार फंक्शन से रिलेटेड है, कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, और ऊपर से फिर से उसने एक ऐसी लाइन लिख दी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, जिसका रूल सिर्फ इतना है कि कोई अगर ज़्यादा दिमाग लगा रहा हो तो उसको समझाने के लिए, रोकने के लिए कि अरे भैया ऐसा फंक्शन ही लेना है अपन को जो दो बार डिफरेंशिएट हो रहा होगा, कम से कम तो हो ही रहा होगा, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स उसने प्रॉब्लम में यूज़ किया। सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ऊपर उसने लिख दिया है कि फंक्शन मेरा ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो है ही सही। उसके बाद फंक्शन का नेचर बताने के लिए उसने एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, जिससे अपना क्वेश्चन एक्चुअली में स्टार्ट होता है। सो आपका अब पहला काम क्या है, आप जितने भी फंक्शनल इक्वेशन है आप उनको स्टडी करो, है ना। कि जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आप पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद करो और इससे रिलेटेड जो भी डिफरेंशिएशन से पता करने वाली और हिट एंड ट्रायल से पता करने वाले कॉम्प्लेक्स फंक्शनल इक्वेशन है, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाऊँ क्योंकि वो काफ़ी लेंदी जाने वाला है। इसके पहले वाला प्रॉब्लम तो हमने कर लिया था क्योंकि वो विद इन रेंज आ रहा था, इसीलिए
पर वो तो सिस्टमेटिकली करूँगा तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, आपको एक कंडीशन दी हुई थी जो ए पता करने को दी हुई थी। ठीक है, सो ऐसे आप ब्रेक ब्रेक करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, और आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसा होगा कि इतना टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। सो मैंने इसको ऐसा बताया है, पर मैं अगर इसको क्विकली करूँगा तो ये विद इन ए मिनट हो जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा का है भी नहीं है। ठीक है, होपफुली ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ठीक है।